हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया हमारा फैराडे सेकंड लॉ। उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए, ठीक है, जहाँ पे हमने कंप्लीट किया हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिविटी सेल, और ये एक तरह का लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, देखो, कंडक्टिविटी सेल में क्या है। मान लो आपके पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, तो उसकी रेजिस्टेंस आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी है। तो सबसे पहले कंडक्टिविटी सेल के अंदर हमने पढ़ना है रेजिस्टेंस। कुछ बेसिक सी टर्म डिस्कस करते हैं जो आपको आगे हेल्प करेंगी टॉपिक समझने में। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल आप लोगों ने पढ़ा है फिजिक्स में, आर इज रो एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पे जो आर होता है वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। एल क्या होता है वहां पे, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ए होता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रो, ये क्या होता था, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे लिए केमिस्ट्री में जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं वो हम करते हैं फॉर अ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, फॉर अ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला उसके बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में। आर हमारे लिए भी क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। रो हमारे लिए भी क्या है, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, या जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ कोई वायर तो ले नहीं रहे, हम तो यहाँ पे एक कंडक्टर ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो एल क्या है और ए क्या है, पहला हमारा मेन पॉइंट यहीं पे है कि फॉर्मूला तो हम भी सेम यूज करने वाले हैं, आर इज रो एल बाई ए, जहाँ पे आर हमारा रेजिस्टेंस होगा, रो हमारा होगा रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन हम वायर नहीं ले रहे हैं, तो एल और ए क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एल और ए क्या है। देखिए, इसके लिए हम एक कनेक्टिविटी सेल बनाते हैं। मान लो हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये कोई हमारा सेल है, इसके अंदर हमने इस तरह से दो इलेक्ट्रोड्स डाल दिए। ठीक है, मान लो ये हमारा कोई सेल है और ये हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक हमारे पास एनोड है और एक हमारे पास कैथोड है। ये मेरा एनोड है एज्यूमिंग, और ये मेरा क्या है, कैथोड है। ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, ये जो शो किया है ये एनोड और कैथोड है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई सॉल्यूशन फिल कर दिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कोई फिल कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन गया, कंडक्टिविटी सेल। अब इसमें मुझे मेरा पता करना है एल और ए। अब देखो, ये मेरे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक ये और एक ये। इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं कुछ इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से कि मैं एक क्यूब बना दूं। ठीक है, तो ये एक मेरा क्यूब सा बन गया। इस क्यूब के अंदर जितना भी सॉल्यूशन है, हम उसकी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम उसकी कंडक्टिविटी की बात करेंगे आगे। ठीक है, तो मेरा जो एल है वो क्या है, लेंथ एल है जो मेरा, वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स। तो मेरा एल है ये चीज, यहां से लेके यहां तक, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो एल क्या है मेरा, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ए हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ए क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और याद रखना कि हम सिर्फ उसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जो इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आ रहा है, मतलब क्यूब के अंदर अंदर आ रहा है, ना हम उसके नीचे वाले सॉल्यूशन की बात करेंगे ना उसके साइड वाले सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, कोई डाउट। अब एक चीज और जो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, एल बाई ए। एल बाई ए को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। एल बाई ए को हम क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट, और कई बुक्स में इसको जी स्टार से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, एल बाई को हम क्या बोला करेंगे आगे के पूरे चैप्टर में, सेल कांस्टेंट, और इसको हम जी स्टार से डिनोट करा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगली डेफिनेशन है हमारी कंडक्टेंस की। ठीक है, कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से डिनोट किया करेंगे। कंडक्टेंस क्या हुआ करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस क्या हुआ करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
तो G विल बी इक्वल टू 1/R। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या होंगे, देखो जो रेजिस्टेंस है उसके यूनिट्स क्या होते हैं, ओम। ठीक है, तो कंडक्टेंस की यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स। कंडक्टेंस की यूनिट्स क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स, या फिर हम इसको बोलते हैं मो, या फिर हम इसको बोलेंगे सीमन। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हैं। सीमन को हम कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं। तो क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसके यूनिट होते हैं ओम, तो जो कंडक्टेंस है उसके यूनिट क्या हुआ करेंगे, ओम इनवर्स, मो या सीमेंस। ठीक है, अगला है हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, कापा। इसको हम डिनोट करते हैं कापा से। ठीक है, जैसे कंडक्टेंस है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप बता सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी। हाँ बिल्कुल सही, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो इसका मतलब जो हमारा कापा है वो किसके बराबर हुआ करेगा, 1/ρ के बराबर हुआ करेगा। कोई डाउट, क्लियर है। ठीक है, तो हमारा कापा क्या हुआ करेगा, 1/ρ। अब हमें एक रिलेशन निकालना है बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, हमें एक रिलेशन फ्रेम करना है बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो हेडिंग डाल लीजिए, रिलेशन बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। देखो हमारे पास R की वैल्यू क्या होती है, रो L/A। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो ये बन जाएगा 1/ρ, दिस इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। ठीक है, तो 1/ρ क्या होता है हमारे पास, कंडक्टिविटी, कापा, और 1/R क्या होता है, 1/R क्या होता है हमारे पास, कंडक्टेंस G, और L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो कापा इज G स्टार। कोई डाउट, तो ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, कापा इज G स्टार। क्या आप मुझे कंडक्टिविटी के यूनिट्स बता सकते हैं इस फॉर्मूला से। देखिए जो कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर आ रही है, 1/R इंटू L/A। ठीक है, 1/R मतलब ओम इनवर्स, लेंथ अगर मैं मीटर में लूंगा तो एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा। तो कापा के यूनिट्स क्या हो गए, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या मो मीटर इनवर्स, या सीमेंस मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। कोई डाउट, जनरली हम सेंटीमीटर में भी ले लेते हैं वैल्यूज, ऐसा यूनिट्स मीटर में होंगे। ठीक है, कोई डाउट, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट कर लीजिए, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, आपको एक वॉल्यूम दे दिए, कोई भी वॉल्यूम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1 लीटर सॉल्यूशन, कोई भी वॉल्यूम, मान लो V लीटर या V ml दे दिए है, उसके अंदर जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो ये जब हम डाइल्यूशन वाला केस पढ़ेंगे वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये पॉइंट, तो अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ आयंस इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर। अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है, बोथ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव का मतलब अगर मैं कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहता हूं तो वो किसके बराबर होगा, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूट प्लस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्वेंट। एडिटिव होता है कंडक्टेंस भी और कंडक्टिविटी भी, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन भी किसके बराबर होगी, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूट प्लस कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो दीज आर एडिटिव इन नेचर। कोई डाउट, ठीक है आगे पढ़ते हैं इसमें। अगला है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा m से डिनोट करते हैं या इस तरह से,
ठीक है, जैसे डेल्टा होता है ना, तो बस नीचे वाली लाइन हटा दिए, तो लैम्डा एम। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है वो लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी मतलब 1 मोल की कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। इट इज डिफाइंड एज, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज डिफाइंड एज कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 mole of electrolyte in a given volume of solution। जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, ठीक है, हमने 1 मोल क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया इन V सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, तो उसके कारण जो भी कंडक्टिविटी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोला करेंगे। कोई डाउट? ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई है आपको। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको बड़े इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिए। लैम्डा एम इस कापा इंटू वी, वॉल्यूम किस में लेनी है, स्पेशली सेंटीमीटर क्यूब में। के यहाँ पे कापा जो है वो कंडक्टिविटी है, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज बताओ मुझे, हमने मोलैरिटी पढ़ी, ठीक है, मोलैरिटी में भी तो हमने वॉल्यूम पढ़ी, तो मोलैरिटी किसके बराबर होती थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में, मिलीलीटर में मतलब सेंटीमीटर क्यूब में इंटू 1000। अब अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो कितने हो गए, 1। ठीक है, तो क्या मुझे बताओगे कि यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब दिस इज इक्वल टू 1000 बाई एम। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, सेकंड से हम फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया मोलर कंडक्टिविटी का, क्या, कापा इंटू 1000 बाय m, where m is the molarity of solution, k is conductivity, lambda m molar conductivity। Put out? ठीक है, डिनोशंस नोट कर लीजिए कि हर एक सिंबल का मतलब क्या है, और ये जरूर ध्यान में रखना कि हमारे पास मेन फॉर्मूला ये है, उससे हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है, और इस फॉर्मूला में हम वॉल्यूम किस में यूज करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब में यूज किया करते हैं। कोई डाउट? ठीक है, अच्छा, तो क्या आप मुझे मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स बता सकते हो? देखो, मोलर कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या हैं, कापा के जो यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही है, और अगर एसआई में लेना है तो मीटर क्यूब ले लेते हैं। तो देखो, हमने पढ़ा था कि हमारे जो कंडक्टिविटी है उसके यूनिट्स क्या थे, सीमेंस मीटर इनवर्स, और वॉल्यूम के यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो यहां से इसके यूनिट्स क्या आ गए, सीमन मीटर स्क्वायर, लेकिन हम एक चीज भूल गए, क्या चीज, मोल इनवर्स पर मोल। क्यों? क्योंकि हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना लिया था, 1। ठीक है, तो इसके यूनिट्स क्या होंगे, सीमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ऐसा यूनिट मोलर कंडक्टिविटी के बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, कोई डाउट? समझ आ गया क्या कैसे निकाले यूनिट्स? ठीक है, तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम। हेडिंग डाल लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। हम एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटरमाइन करते हैं मोलर कंडक्टिविटी सॉल्यूशन की। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हम स्टेप वाइज चलते हैं। पहला स्टेप क्या है आपके पास, द कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद, हमने एक कंडक्टिविटी सेल लेना है और उसके अंदर एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट फिल कर देना है। द कंडक्टिविटी सेल is filled with a standard electrolyte। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसका हमें कंडक्टिविटी नोन हो। ठीक है, हुज कंडक्टिविटी मतलब कापा इज नोन। मोलर कंडक्टिविटी हमें निकालना है, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट भरा पहले और जिसकी हमें कंडक्टिविटी नोन थी। ठीक है,
and the resistance is measured, using व्हीटस्टोन ब्रिज। फिजिक्स में पढ़ा है आपने व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो ठीक है, अब समझते हैं कि हमने इस पॉइंट को क्यों लिखा, क्या है इसका मतलब। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम किसी को याद है? देखो कुछ इस तरह का डायग्राम होता था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे हमारे सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे बीच में होता था हमारा डिफ्लेक्टोमीटर, तो देखो ये हमारा कोई छोटा सा apparatus है, ठीक है, बीच में यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हमने हमारे सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस लगाई। ठीक है, तो ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का छोटा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारी रेजिस्टेंस है R1, ये हमारी रेजिस्टेंस है R2। यहाँ पे क्या आएगा, हमारे इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है अभी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट, और हम जनरली KCl यूज करते हैं एज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं हमारा R3। ठीक है, जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी, हमने क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यूज चेंज की यहाँ से R1, R2, R3, ताकि यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन ना आए, नल पॉइंट आ जाए। तो नल पॉइंट पे हमने पढ़ा है क्या होता है, R1 by R2, दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ आवर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय R3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज R1 R3 by R2। कोई डाउट? तो इस तरीके से हमने पहले रेजिस्टेंस निकाल ली हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। कोई डाउट? क्लियर है? हमने एक सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐसा ऐड किया जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता है। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज वाले मेथड को यूज करके उस सॉल्यूशन की क्या निकाल दी, रेजिस्टेंस। कोई डाउट? समझ आया? अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या कहता है, कंडक्टिविटी इज जी स्टार। ठीक है, अभी अभी डिराइव किया ये। कंडक्टिविटी क्या थी, 1 बाई रो, और कंडक्टिविटी हमें पता है इस सॉल्यूशन की। जो जी है वो क्या होता है, 1 बाई आर। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन अभी अभी हमने निकाला, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकाला मतलब जी भी आ गया। कंडक्टिविटी हमें पहले ही पता था, तो उससे हमारे पास क्या आ जाया करेगा, जी स्टार। ठीक है, वहां से हमारे पास क्या आ गया, जी स्टार आ गया, मतलब सेल कांस्टेंट आ गया। ध्यान से समझो इस चीज को, मैंने नल पॉइंट पे पहले रेजिस्टेंस निकाली हमारे सॉल्यूशन की, और रेजिस्टेंस निकालने से मेरे पास कंडक्टेंस आ गई, कंडक्टिविटी पहले ही पता थी, जिससे मेरे को क्या पता चल गई, सेल कांस्टेंट पता चल गया। अब सेल कांस्टेंट तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे डिपेंड करता है, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड सेम रखता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखता हूँ, मतलब उसी वेसल में कुछ भी नहीं हिलाया, उसी वेसल में जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट था उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट हटा दिया, अब मैंने उसकी जगह क्या भर दिया, बिल्कुल जिसकी मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब मैं इसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन भर दूंगा जिसकी मोलर कंडक्टिविटी मुझे निकालनी है। अब मुझे मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, नल पॉइंट से फिर से इसकी क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो नल पॉइंट के थ्रू फिर से मैं रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूंगा, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन में निकाल लूंगा। ठीक है, इसके अंदर जो भी मैंने सॉल्यूशन भरा उसकी मुझे मोलैरिटी पता है, मोलैरिटी मुझे पता है, कंसंट्रेशन मुझे पता है, इसके अंदर जो भी मैंने सॉल्यूशन भरा है, मोलर कंडक्टिविटी मुझे निकालनी है, रेजिस्टेंस मैंने सेम तरीके से निकाल ली। ठीक है, रेजिस्टेंस मैंने इसकी सेम तरीके से निकाल ली, तो मुझे बताओ क्या मैं कंडक्टिविटी निकाल सकता हूं? बिल्कुल, देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, जी स्टार। क्योंकि मैंने वेसल सेम रखा है तो जी स्टार सेम होगा, लेंथ बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब सेल कांस्टेंट तो सेम है क्योंकि मैंने सेम वेसल में चीज भरी है। जब भी मैं सेम वेसल में दूसरा कोई सॉल्यूशन भरता हूं तो याद रखना कि सेल कांस्टेंट क्या रहता है, सेम रहता है। रेजिस्टेंस निकाल ली है तो जी भी आ चुका है,
तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, कापा, कंडक्टिविटी आ गई। मुझे क्या निकालना था, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, कापा इंटू 1000/m। क्योंकि मुझे सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, कंडक्टिविटी मैं निकाल चुका हूं, वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटली किसी भी चीज की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, द कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद एन इलेक्ट्रोलाइट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट हुज कंडक्टिविटी इज नोन एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। रेजिस्टेंस मेजर करने से हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन आ गया मेरे पास, उसको यूज करके कंडक्टेंस आ गया। कंडक्टिविटी पहले पता थी तो वहां से मैंने क्या निकाल लिया, सेल कांस्टेंट। अब नाउ सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, नाउ इन द सेम सेल अनदर अननोन इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड। पहले उसको बाहर निकाल दिया, कंडक्ट जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलाइट था वो बाहर निकाल दिया, उसकी जगह हमने अननोन इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जिसकी मुझे मोलैरिटी पता है, जिसकी मुझे मोलैरिटी पता है, और सेम मेथड से मैंने उसकी रेजिस्टेंस निकाल ली। रेजिस्टेंस निकालने के बाद मैंने उसको क्या किया, उसकी कंडक्टिविटी निकाल ली। कंडक्टिविटी जैसी मैंने निकाली मेरे पास क्या आ गया, उसका लैम्डा एम आ गया। गुड आउट। तो इस तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाला, कि यहाँ पे जो हम करंट सप्लाई करते हैं वो कौन सा करंट सप्लाई करते हैं, एसी करंट। ध्यान रखना कि हम यहाँ पे कौन सा करंट सप्लाई करते हैं, एसी करंट सप्लाई किया करते हैं। एसी करंट क्यों सप्लाई किया करते हैं, देखो अगर मैं डीसी करंट सप्लाई करूंगा तो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है, डीसी करंट तो रिएक्शन को करवा देता है, तो यहाँ तो रिएक्शन हो जाएगी, और जैसी रिएक्शन हुई तो क्या कंसंट्रेशन सेम रहेगी, नहीं, कोई आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, किसी आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल वेरी। तो क्योंकि डीसी करंट से रिएक्शन हो जाती है लेकिन अल्टरनेटिंग करंट से रिएक्शन नहीं होती है, ये हमने पिछली वीडियोस में भी एक बार पढ़ा है। अल्टरनेटिंग करंट से एक साइकिल के बाद पोलैरिटीज रिवर्स हो जाती हैं और वो रिएक्शन को कैरी आउट नहीं होने देता है, बैकवर्ड ले आता है रिएक्शन को। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे एसी सोर्स यूज करते हैं। तो नोट डाल के लिख लो आप, टू मेजर द कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली एन एसी सोर्स शुड बी यूज्ड, as if a DC source is used, electrolysis of electrolytic solution may occur. Electrolysis of electrolytic solution में अक्कर रिएक्शन हो सकती है एंड कंसंट्रेशन विल चेंज। ठीक है, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आप लिखिए इसमें, and during electrolysis a gas may be liberated if any, and this will increase the resistance of solution एंड मे कॉज पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, ये सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस चेंज कर देगा और पोलराइजेशन कर देगा किसकी, इलेक्ट्रोड्स की, जो हम नहीं चाहते हैं। कोई डाउट, क्लियर है ये चीज। तो ये था हमारा मोलर कंडक्टिविटी। अब अगला है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको हम लैम्डा इक्विवेलेंट इस तरह से लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, पहले हमने क्या लिया था, मोलर कंडक्टिविटी में कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे हम क्या लेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन वॉल्यूम। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी में हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया था, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बन के आएगा वो क्या आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इनटू 1000। बस मोलैरिटी की जगह क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, नॉर्मेलिटी। क्लियर है। तो क्या आप मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बीच रिलेशन बता सकते हो। देखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये है, मोलर कंडक्टिविटी मेरे पास क्या थी, कापा इंटू 1000/m। मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, 1 से 2 को डिवाइड करता हूं, तो लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा m, दिस इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा m/n। ठीक है,
और मुझे पता है नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इंटू एक्स, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इंटू एक्स, एक्स निकालना हमने सीखा हुआ है, एन फैक्टर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एन फैक्टर। तो ये फॉर्मूला भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में पर्टिकुलरली ये काम आने वाला है। ठीक है तो कुछ भी नहीं, याद नहीं करना है आपको ये फॉर्मूला, बस आपको ये समझना है कि हमने ये किया कैसे है। नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एक्स, वो वैल्यू हमने पुट की है, सिंपल। गुड आउट, नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक, हेडिंग डाल लीजिए वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। ठीक है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। देखो दोनों ही चीजें, चाहे वो कंडक्टिविटी है चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी है, डाइल्यूशन के साथ चेंज हो जाती है। मतलब कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक है जो हमारा नंबर ऑफ आयंस इन अ गिवन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस इन अ गिवन वॉल्यूम चेंज हो जाएंगे, कम या ज्यादा होंगे। ठीक है, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो तो स्पेशली मोलैरिटी पे डिपेंड करती है, तो मोलैरिटी तो इटसेल्फ चेंज ही हो रही है जब हम डाइल्यूशन चेंज करते हैं। तो दोनों चीजें चेंज तो होंगी, लेकिन कम होंगी ज्यादा होंगी, कौन सी चीज कम होगी कौन सी चीज ज्यादा होगी डाइल्यूशन को बढ़ाने या कम करने से, हमें ये पढ़ना है। तो पहले तो आप ये लिख लीजिए, बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन, दोनों ही चेंज होती है। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी। पहले हम कंडक्टिविटी पढ़ लेते हैं, कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। चलिए, तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, ऑन डाइल्यूशन हमें पता है जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ जाएगी। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गई तो मैं क्या कहूंगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। अगर पहले कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था तो अब सॉल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूट। वॉल्यूम बढ़ गई लेकिन क्या मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़े, नहीं बढ़े, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई उसकी, कम हो गई। ठीक है, ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन फिर क्या होगी, बिल्कुल सही, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पे। देखो पहले मान लो 5 आयंस थे 1 लीटर के अंदर, अब मैंने डाइल्यूट कर दिया, क्या मैंने आयंस ऐड किए, नहीं, तो अब वो 5 आयंस मान लो 2 लीटर में है, तो नंबर ऑफ आयंस इन अ गिवन वॉल्यूम क्या हो गए, कम। पहले 1 लीटर में 5 आयन थे, अब तो 1 लीटर में कितने रह गए, 2.5 ही रह गए ना। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम या इन अ गिवन वॉल्यूम कम हो जाते हैं डाइल्यूशन करने पे, तो इसीलिए कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो लिखो इसमें, ऑन डाइल्यूशन द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस because on dilution volume will increase and concentration will decrease, so number of ions per unit volume decreases। number of ions per unit volume क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं, जिसके कारण कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई डाउट? अगला है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि कंडक्टिविटी कम होती है। ठीक है, और अब हम पढ़ लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी का केस विद डाइल्यूशन, कि मोलर कंडक्टिविटी कैसे चेंज होती है विद डाइल्यूशन। देखो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाई एम। अभी अभी हमने पढ़ा कि जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते जा रहे हैं कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम, और कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब ध्यान से समझो, देखो जो मोलर कंडक्टिविटी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो कंडक्टिविटी और एक मोलैरिटी। ठीक है, अब अगर मोलैरिटी कम हो रही है तो 1/m क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मतलब ये जो कंडक्टिविटी है ये तो कम होती जा रही है डाइल्यूशन के साथ, अभी अभी पढ़ा कि कंडक्टिविटी कम हो रही है, लेकिन ये जो 1/m वाला फैक्टर है, ये जो 1/m वाला फैक्टर है ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो एक चीज कम होती जा रही है और एक चीज बढ़ती जा रही है, और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है कि जो 1/m वाला फैक्टर है वो डोमिनेट करता है ओवर कंडक्टिविटी। मतलब जितनी कंडक्टिविटी कम होती है उससे ज्यादा 1/m बढ़ जाता है। तो ओवरऑल विद डाइल्यूशन
मोलर कंडक्टिविटी क्या करती है, बढ़ती है। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो हमने अभी अभी पढ़ा कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, जिसके कारण कंडक्टिविटी कम हो जाती है, तो K तो कम हो गया। अब अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन भी कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है मतलब मोलैरिटी कम होती जा रही है। अगर मोलैरिटी कम हो रही है तो 1/m उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज कम हो रही थी और दूसरी चीज बढ़ रही थी। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूवन है कि चाहे कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट ले लो, 1/m इज ऑलवेज डोमिनेटिंग ओवर कापा। तो 1/m तो बढ़ रहा था, तो इसीलिए जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन बहुत बार सीबीएसई में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से नोट करेंगे। ठीक है, पहले ये नोट कर लो, फिर मैं इसकी थ्योरी लिखवा देता हूँ। तो लिखो इसमें पहला पॉइंट लिखो, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, स्ट्रॉन्ग या वीक, दोनों ही केसेस में डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, अब क्यों हो रही है ये लिख लेते हैं। ऑल्दो ऑन डाइल्यूशन कापा डिक्रीजेस, मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, बट कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिख लेना मोलैरिटी m, also decreases. Therefore 1/m increases, and increase in 1/m due to dilution is much greater than decrease in conductivity. So molar conductivity increases with increase in dilution. Good doubt? ठीक है, जो मैंने आपको समझाया उसी को मैंने आपको थ्योरी में लिखवा दिया है। क्लियर है ये चीज? अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो बहुत ज्यादा बढ़ती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो बहुत कम बढ़ती है। क्यों ऐसा है वो चीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो लैम्डा m की हम वेरिएशन पढ़ रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलिए देखो इसमें, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो इस तरह का ग्राफ ऑब्जर्व्ड है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो यहाँ पे आगे जब जा रहे हैं तो C बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, मतलब डाइल्यूशन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो हम इस ग्राफ को उल्टा पढ़ेंगे इस तरह से। जब हम इधर जाएंगे तो अब डाइल्यूशन क्या हो जाएगी, देखो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो डाइल्यूशन ज्यादा हो जाएगी। तो जब हम इधर जा रहे हैं, ध्यान से देखो, जब मैं इधर जा रहा हूँ पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ रही है तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है। ठीक है, अब ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, यही होता है। तो y एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, मोलर कंडक्टिविटी, और इसकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसकी स्लोप नेगेटिव है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो स्लोप क्या है, तो माइनस के इंटू एक्स एक्सिस पे क्या रखा है हमने, अंडर रूट सी, और इंटरसेप्ट को हम बोलते हैं लेमडा एम नॉट। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है उसको हम बोलते हैं लेमडा एम नॉट। लेमडा एम नॉट मतलब मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution, at infinite dilution। देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे, 0, लेकिन असली में तो 0 होगी नहीं, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट तो होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो गई होगी, पानी बहुत ज्यादा हो गया होगा, उस टाइम पे जो मोलर कनेक्टिविटी आती है उसको हम बोलते हैं लेमडा एम नॉट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट कितना आ रहा है इसका, लेमडा एम नॉट। कोई डाउट? तो इस तरह से ये इक्वेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये बन जाएगी लेमडा एम, दिस इज लेमडा एम नॉट माइनस के अंडर रूट सी। तो इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डी बाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन।
ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम क्या है, डीबाई-हक्कल ऑन-सागर इक्वेशन, ऑन-सागर इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि डीबाई-हक्कल ऑन-सागर इक्वेशन हमें बताता है वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। अब देखो, हम इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं बना सकते, लेकिन क्या मैं लैम्डा एम नॉट निकाल सकता हूँ, मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे? देखो, हमने 2-3 कंसेंट्रेशंस ले ली, उस पे लैम्डा एम निकाल लिया, फिर इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, फिर इस लाइन को क्या कर दिया, एक्स्ट्रापोलेट कर दिया, जहां पे इंटरसेप्ट करेगी वो क्या हो जाएगा मेरा, लैम्डा एम नॉट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द कर्व। ठीक है, और ये चीज और लिख लेना यहाँ पे कि जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है उसको हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, और इसको लैम्डा एम नॉट की जगह कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है, लैम्डा एम इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हम एक्स्ट्रापोलेट करके ग्राफ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके केस में हमारे पास इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन्ड है, मतलब एंड पे जाके, यहाँ पे कहीं पे जाके एकदम से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी। ठीक है, क्या आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हो यूजिंग दिस कर्व? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ पॉइंट्स पे लैम्डा एम निकाल भी लूं, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में निकाला, अगर मैं उस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करता हूं तो वो इस एक्सिस को कभी भी कट नहीं करेगा, वो एक हाइपरबोलिक कर्व है। तो ये जरूर याद रखना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम कभी भी यूजिंग ग्राफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके कैलकुलेट करने के लिए सामने आया खोलराश लॉ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लैम्डा एम नॉट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में हम लैम्डा एम नॉट नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि वो हाइपरबोलिक कर्व बन जाता है और वो वाई एक्सिस को कट नहीं करता है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा एम नॉट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यूजिंग खोलराश लॉ। ठीक है, तो खोलराश लॉ क्या है, कैसे इसको यूज करना है, और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे हमारे मोलर कंडक्टिविटी पे, और अभी जो हमने कंडक्टेंस के फॉर्मूलाज बनाए। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर तो अभी जो हमने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर इस टॉपिक को एंड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है द कंडक्टेंस ऑफ 0.05 नॉर्मल सॉल्यूशन इज 0.01 ओम इनवर्स। तो कंडक्टेंस मतलब जी, तो कंडक्टेंस आपको दे रखी है 0.01 ओम इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट इट्स कंडक्टिविटी मतलब कापा निकालना है, और सेल कांस्टेंट आपको दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेल कांस्टेंट मतलब L/A। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट आपको दे रखा है, और सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.05 नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके बराबर होती है, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो कंडक्टेंस आपको दे रखा है 0.01 और सेल कांस्टेंट आपको दे रखा है 1.5, तो आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कोई डाउट? ठीक है, आसान है क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूलास पता होना चाहिए, बाकी इसमें न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द कंडक्टिविटी ऑफ अ 0.12 नॉर्मल सॉल्यूशन इज, कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 2.4 इंटू 10⁻2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी है और नॉर्मेलिटी दे रखी है, तो हमें पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, कापा इंटू 1000 बाई एन, कापा इंटू 1000 बाई एन। ठीक है, तो कापा कितना है हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻2
इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी थी 0.12, तो सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है इसी का क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो सिंपल सा ये भी कंडक्टिविटी निकालनी है। तो देखो, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो किसके बराबर होती है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय m। ठीक है, तो जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 138.9। ठीक है, कंडक्टिविटी हमें निकालनी है इंटू 1000 बाय m। तो सॉल्व कर लो और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन, 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन है और उसकी रेजिस्टेंस है 25 ओम्स। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी of the solution if the electrodes are 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब लेंथ दे रखी है 1.6 और एरिया हमें दे रखा है 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पहले हमें कंडक्टिविटी चाहिए होगी, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी किसके बराबर होती है, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। जो कंडक्टेंस होती है वो होती है 1/r, सेल कांस्टेंट होता है हमारा L/A। तो r की वैल्यू भी दे रखी है, L की वैल्यू भी दे रखी है और A की वैल्यू भी दे रखी है। इंटू L है हमारा 1.6 और एरिया है 3.2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1/50। ठीक है, तो कंडक्टिविटी आ गई। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कापा इंटू 1000/n। तो कापा हमारे पास था 1/50 इंटू 1000/n। नॉर्मेलिटी आपको दे रखी थी 0.5। सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और, आपको इसके यूनिट्स भी बताने हैं। ठीक है, हर एक चीज के आपको यूनिट्स साथ में लिखने हैं। जैसे यहाँ पे हमने कंडक्टिविटी निकाली, तो कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो हर एक चीज के यूनिट्स आपको साथ में लिखने हैं। और जैसे हमने यहाँ पे ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाली, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो हर एक चीज के यूनिट्स आपको साथ में लिखने हैं। अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफर्ड अ रेजिस्टेंस ऑफ 31.6 ओम्स। तो मोलैरिटी दे रखी है इस केस में और रेजिस्टेंस दे रखी है 31.6 ohms in a conductivity cell of 298 Kelvin if the area of the plate is 3.8 and the distance between them is 1.4। तो सेम जैसे अभी अभी किया। ठीक है, तो सेम है। देखो पहले कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टेंस है हमारी 1/r, सेल कांस्टेंट होता है हमारा L/A। r पता है, L पता है, A पता है, वैल्यूज पुट करो, वहां से कंडक्टिविटी आ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी इनटू 1000/m। कंडक्टिविटी आ गई, मोलैरिटी हमें दे रखी है, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। तो जब हमने इसको 0.1 मोलर KCl से फिल किया तो रेजिस्टेंस आई 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, सेल सेम रखा और उसके अंदर अब हमने डाल दिया 0.02 मोलर KCl। ठीक है, और तब रेजिस्टेंस आई 520 ओम्स। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर KCl। मतलब इसके केस में हमें कंडक्टिविटी पूछी है और मोलर कंडक्टिविटी पूछी है। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन, इस केस में कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है, 1.29 सीमन मीटर इनवर्स। ठीक है, तो अब देखो इस केस में आपको कैसे करना है सॉल्व। देखो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट केस से इसको केस 1 बोलते हैं, इसको केस 2। हम फर्स्ट केस से सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेल सेम है तो जो यहाँ पे सेल कांस्टेंट आएगा
वही सेल कांस्टेंट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो हमें पता है जो कंडक्टिविटी है वो बराबर होती है कंडक्टेंस इनटू जी स्टार के, और कंडक्टेंस होता है हमारा 1/r। तो यहां से हमारा सेल कांस्टेंट आ गया कापा, कापा मतलब 1.29 इंटू रेजिस्टेंस 100। ठीक है, तो यहां से हमारा जी स्टार आ गया, और यही जी स्टार यहाँ पे यूज हो जाएगा 1.29 इंटू 100। तो अब देखो इस केस में हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस मतलब 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। तो 1/r रेजिस्टेंस हमें पता है 520 इंटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट आ गया 1.29 इंटू 100। अब इस केस में यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है। देखो इस केस में यूनिट्स क्या आएंगे, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो हमें क्या दे रखा था, मीटर इनवर्स दे रखा था। तो यहाँ पे जब मैंने कंडक्टिविटी ली थी उसके यूनिट्स मैंने क्या लिए थे, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। तो यहाँ पे जो लेंथ वगैरह आई होगी सेल कांस्टेंट में, तो वो भी तो मीटर में आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी के यूनिट्स बनेंगे वो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स बनेंगे। अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखूं हमारा, वो था कापा इंटू 1000 बाई एम, और इसमें यूनिट्स क्या होते हैं, हाँ बिल्कुल सही, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मतलब मुझे पहले मीटर इनवर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में। देखो अगर मुझे मीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे जो मीटर इनवर्स मतलब जो मीटर है वो डिनोमिनेटर में है, तो मीटर जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो 100 सेंटीमीटर हो गया डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके वो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। मतलब जो मेरा कंडक्टिविटी आया, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं, तब ये जो यूनिट्स हैं ये बन जाएंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 100 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में मीटर था, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसीलिए उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था। अब ये सही है, कंडक्टिविटी यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा एम क्या हो जाएगा, 1/520 इंटू 1.29 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय इसकी मोलैरिटी। आपको इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी थी, 0.02। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत आसान है इसके, लेकिन कभी कभी वो यूनिट्स में खेल जाएगा आपसे, तो यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, नोट कर लो इसे। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, अगले क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, नोट कर लो इसे।